नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। बात करेंगे आज ममता का इस्तीफे से इंकार है और संवैधानिक व्यवस्था पर प्रहार है। दरअसल बंगाल में टीएमसी की हार के बाद बवाल है। ममता बनर्जी अपनी हार पचा नहीं पा रही हैं। बीजेपी को जनमत मिलने के बाद भी ममता गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं है। ममता ने बंगाल के चुनावी नतीजों को जनता का फैसला मानने से इंकार कर दिया और दावा किया कि टीएमसी को साजिश के तहत हराया गया। उधर बंगाल में चुनाव नतीजे के बाद कई जगहों पर हिंसा हुई है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। मामले में चुनाव आयुक्त ने सख्ती दिखाई है। बंगाल में बदलाव के बाद नई सरकार के गठन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। निर्वाचन आयोग ने नई विधानसभा के गठन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है और बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की तारीख सामने आ गई है। बंगाल के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य के मुताबिक नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सुबह 10 बजे से शुरू होगा और इस मौके पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की पूरी संभावना है। शपथ समारोह में प्रधानमंत्री, एनडीए और भाजपा के सभी मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। बंगाल में भाजपा शासित पहली सरकार में 2 दर्जन विधायकों के शपथ लेने की बात सामने आई है, लेकिन चुनाव हारने के बावजूद ममता बनर्जी इस्तीफा देने से इंकार कर रही हैं। देश के राजनीतिक इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि चुनाव हारने के बाद कोई सीएम इस्तीफा देने से मना करे। इसको लेकर बीजेपी का कहना है कि संवैधानिक प्रक्रिया में विश्वास करने वाला कोई भी व्यक्ति इस तरह की हरकत नहीं करता। बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर समीक भट्टाचार्य ने सख्त कार्रवाई की मांग की, प्रशासन से हस्तक्षेप की अपील की है और कार्यकर्ताओं से शांतिपूर्ण जश्न मनाने को कहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में हार के बावजूद ममता बनर्जी ने इस्तीफे से इंकार कर अपनी लड़ाई को लोकतंत्र बनाम तानाशाही का रूप दे दिया है, जिस पर बयानबाजी का दौर भी चल रहा है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने दीदी के इस फैसले का समर्थन किया और कहा कि देश में केंद्र की तानाशाही और चुनाव आयोग के पक्षपाती व्यवहार के खिलाफ एकजुट होना अब अनिवार्य हो गया है। तो वहीं भाजपा ने इसे लोकतंत्र बनाम तानाशाही की लड़ाई बताया है। सवाल एक बड़ा है कि यदि वो इस्तीफा नहीं देती है तो क्या होगा। उनका इस्तीफा न देने का फैसला कितना सही है, कितना गलत है, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल में 200 पार हुई है, उसके बाद भी क्या सवाल उठाना जायज है। हम चर्चा पर चलेंगे, कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनाते हैं। सबकिছু संविधाने আছে। कल 8 तारीख 4 बजे हमारा विधायक दल का बैठक है। विधायक दल की बैठक में नेता चुना जाएगा और 9 तारीख सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारत की शास्त्र मंत्री, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसका साथ साथ सारा बीजेपी का आला नेता या 20 राज्य की मुख्यमंत्री उस सेरेमनी में उपस्थित रहेंगे। नहीं, ऐसा तो जैसा चुनाव हुआ है इतने सालों बाद, पश्चिम बंगाल का जनता ने अपने अधिकार वोट में डाले हैं, ईवीएम बॉक्स में डाले हैं। इसमें तो कोई मतलब कोई बात ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठते हैं। पश्चिम बंगाल का जनता ने वो बता दिया है उस दिन, और ममता बनर्जी को अनुभव होना चाहिए, रियलिटी पता होना चाहिए। अभी वो प्राक्तन हो गया है, एक्स हो गया है। तो बंगाल में ये जो प्रेतात्मा ये आ चुका है, ये जाना ही नहीं चाह रहा है। तो बंगाल की लोग इनको पूरी तरह से एक तमाचा देकर ये सबक सिखाया कि बंगाल की महिला को अगर असम्मानित किया जाते हैं तो उनका जवाब क्या होता है। अगर ममता दीदी ने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा नहीं दूंगी क्योंकि मैं हारी नहीं हूं, तो मैं मानता हूं ये ममता दीदी का आंदोलन का एक भाग है। एक आंदोलन है, एक निषेध है सरकार की रवैये का, यह आंदोलन है और यह आंदोलन होना चाहिए। चलिए, तो ममता का इस्तीफे से इंकार है और संवैधानिक व्यवस्था पर प्रहार है। देखिए, 2-3 बातें हैं जो शुरुआत में मैंने उठाई। एक तो ये कि ममता बनर्जी का इस्तीफा ना देने का जो फैसला है वो कितना सही है। दूसरी चीज, यदि वो नहीं देती है इस्तीफा तो क्या सिनेरियो बनता है। तीसरी चीज, क्यों मानने को तैयार नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी 200 पार हो चुकी है। बहुत सारे सवाल हैं, सीधे चर्चा पर चलेंगे। तमाम मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे नवीन मिश्रा। नवीन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। टीएमसी का पक्ष रखेंगे मोहम्मद एहतिशामुल हक, अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है। और लॉ एक्सपर्ट हैं ट्विंकल माहेश्वरी। ट्विंकल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले नवीन जी आपसे कर रही हूँ। मुझे सुन पा रहे हैं नवीन जी? मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ राखी जी। नवीन जी, बहुत बहुत बधाई। वेस्ट बंगाल में जिस तरीके से भारतीय धन्यवाद राखी जी, जनता बहुत पार्टी धन्यवाद। की नंबर ऑफ सीट्स आई हैं, बिल्कुल बधाई के पात्र हैं।
अब क्योंकि शपथ ग्रहण की तैयारियां तो चल रही हैं, लेकिन एक जरा जो पेच है, जो एक सवाल है जो बड़ा चर्चाओं में है कि ममता बनर्जी कह रही है मैं इस्तीफा ही नहीं दूंगी, और इसके बाद इस इलेक्शन के बाद जो हिंसा भी देखी गई है ये बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है। तो इसका क्या समाधान देखते हैं? तमाम मीडिया को, जितने पैनलिस्ट हैं इनको, जितने बीजेपी के समर्थक हैं इनको, साथ साथ जितने राष्ट्रवादी हैं, सब लोगों को इसलिए धन्यवाद दूंगा कि 40 साल की लड़ाई के बाद और पहले लेफ्ट फ्रंट, फिर 15 साल से जो जंगल राज ममता बनर्जी के नेतृत्व में एक सांप्रदायिकता की सरकार थी, इसका अंत हुआ है। आज से 80 साल पहले देश के अंदर में 1947 के दिन भारत आजाद हुआ था, लेकिन आज पश्चिम बंगाल के आम जनता को देखने के बाद राखी जी, ये लगता है कि आजादी पश्चिम बंगाल में 4 मई 2026 को हुई है। जिस ढंग से लोगों के मन में खुशी है, जिस ढंग से चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, महिलाओं हो, युवाओं हो, पूरे बंगाल में एक त्योहार की तरह सारा सिस्टम चल रहा है। लोग त्योहार मना रहे हैं, कहीं जगह जगह पर लोग जो है बाजा बजा रहे हैं, मंदिरों में पूजा कर रहे हैं, लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, लोग गुलाल खेल रहे हैं, ये एक त्योहार की तरह है। देखिए, ममता बनर्जी पदलोकता की शिकार हो चुकी है, उनकी मानसिक स्थिति खराब है, सोडियम पोटेशियम कम हो गया है। जिस ढंग से उन्होंने 15 साल पूरे सरकार को, प्रशासन को और सरकारी विभागों को जिस ढंग से उन्होंने अपने घर का चौकीदार, दरबार और चेक टेकर के तरफ में बना रखा था, अब इतनी बड़ी पदलोकता की शिकार हो गई है कि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। उनके मन में ये दशा है कि अब सरकार गई, पुलिस आगे पीछे नहीं रहेगा, लोगों की भीड़ नहीं रहेगी, इस मानसिकता की वो शिकार है। आज 12 बजे रात को आज उनका पूरा टर्म पूरा हो रहा है। निश्चित तौर पर भारत की सरकार, देश के राष्ट्रपति, देश का राज्य के गवर्नर और जितने विधि विशेषज्ञ हैं, ये लोग आपस में चर्चा कर रहे होंगे, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जो चुनाव जीतता है, लोकतंत्र के अंदर जिसकी बहुमत होती है, उसको ही गवर्नर आमंत्रित करते हैं। ममता बनर्जी पदलोकता की शिकार हो चुकी है, मानसिक स्थिति उनकी खराब हो गई है। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि उनको सोडियम पोटेशियम का मेडिसिन भी हम लोग भेजेंगे उनको। ठीक सरकार बनने के बाद उनकी डायबिटीज गिर गई है, उनका प्रेशर गिर गया है, दवाई भेजेंगे, उनकी चेकअप कराएंगे और उनके 100 साल उम्र की हम कामना करते हैं, ताकि उनके द्वारा जो किए गए पाप है पश्चिम बंगाल में, चाहे पुलिसिया अत्याचार हो, चाहे उनके, समझ लीजिए कि तृणमूल कांग्रेस के यूनियन ऑफिस में एक बंगाली मीडिया का तृणमूल के कार्यकर्ताओं के द्वारा बलात्कार किया जाता है, उसका आज तक न्याय नहीं मिला। आजकल में तृणमूल का एक कार्यकर्ता जो सिविक वॉलंटियर के रूप में है, वो एक डॉक्टर मीडिया की बलात्कार करने के बाद हत्या करता है, आज तक उसका ठीक से रिपोर्ट नहीं हो पाया। ममता बनर्जी खुद पहुंच जाती है। जो सबसे बड़ा एक इस राज्य का षड्यंत्रकारी, उनको बचाने वाला राजीव कुमार एक IPS था, वो 1 महीना पहले रिटायर करता है, उसको राज्यसभा भेजता है। ये सब एक ममता बनर्जी के लोकतंत्र को खत्म करने और भारत के संविधान को न मानने की दिशा में उनका एक बहुत बड़ा प्रहार था। पूरे पश्चिम बंगाल का, चाहे उत्तर बंगाल हो, दक्षिण बंगाल हो, राणबंगो जोन हो, नवोद्वीप जोन हो या मिदनापुर जोन हो, आम जनता ने अपने ताकत के साथ दिखा के और ममता बनर्जी और उनके पार्टी के वजूद को इस ढंग से मिटाने का काम किया है कि उनके नेताओं को, चाहे उनके छोटे नेता हो, बड़े नेता, नींद नहीं आ रहा है, दवाई ले रहे हैं, इंजेक्शन ले रहे हैं, फिर भी नींद नहीं आ रहा है और अभी कुछ नहीं हुआ है। सरकार 9 तारीख को हमारा शपथ समारोह कलकत्ता के ब्रिगेड ग्राउंड में है, केवल शपथ हो जाने दीजिए, हम बदला नहीं लेंगे, लेकिन उन तमाम तंत्र के लोगों को भी हम बकसने वाले नहीं है, चाहे वो काउंसलर हो, चाहे मेयर हो, मंत्री हो या सांसद हो, चाहे कितने भी ताकतवर लोग हो, बंगाल को जो लूटने वाले लोग हैं, जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है, संविधान को खत्म करने का काम किया है, बांग्लादेश के FI के साथ और जमाती इस्लामी से मिलकर के बंगाल के चरित्र को खराब करने का काम किया है, भारत के मानचित्र को तोड़ने में इंटरनेशनल गैंग के साथ मिलकर जो ममता बनर्जी षड्यंत्र रचा था, उसका पर्दाफाश हो गया है। हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, हम किसी को बख्शने वाले राखी जी नहीं है। हमारे पास सबसे बड़ी बात राखी जी, आपने चैनल के माध्यम से जनता को बताऊं कि अगर 250 सीट होती तो हम सरकार आराम से चलाते। आज 207 सीट हमको मिली है। जनता ने इतना बड़ा विश्वास के साथ हमको मैंडेट दिया है और इतनी बड़ी आजादी इस राज्य को मिली है कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा चैलेंज है, हमारे मुख्यमंत्री जी के ऊपर। हम राज्य की विधि व्यवस्था, राज्य की कानूनी व्यवस्था, शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के साथ साथ फैक्ट्री हो, नौकरी और रोजगार के मामले में, युवाओं और महिलाओं के सुरक्षा के मामले में, हमारी बेटियां जो 8-6 बजे के बाद घर से नहीं निकलती थी, उनको निकालना। कलकत्ता यूनिवर्सिटी हो, शांति निकेतन हो, चाहे वो विद्या भारती हो, यादवपुर यूनिवर्सिटी हो, इसमें तृणमूलीकरण का जो तृणमूल कांग्रेस का कार्यालय था, उस चीज को बंद करके शिक्षा के क्षेत्र में जो बंगाल का योगदान पूरे दुनिया के अंदर देखा जाता है, उस सम्मान को हम फिर से आगे लाएंगे। ये राज्य स्वामी विवेकानंद जी का राज्य है, ये राज्य राष्ट्रकवि नजरुल इस्लाम का राज्य है, ये राज्य राष्ट्रकवि रविंद्रनाथ टैगोर का राज्य है।
हम इस राज्य को पुनः बहाल करेंगे और 5 साल के बाद आप देखेंगे राखी जी, ये हुआ बंगाल, ठीक है, समाजवाद का नवीन जी। बंगाल, राष्ट्रवाद का बंगाल और विकसित बंगाल के रूप में हम इस राज्य को भारत के मानचित्र में रखेंगे और दुनिया के अंदर लोग देखेगा कि गुजरात के बाद अगर कोई मॉडल अगर राज्य के रूप में उभरा है तो वो पश्चिम बंगाल उभरा है। मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ आप तमाम पश्चिम बंगाल के आम जनता को, खासकर सनातनी हिंदुओं को, जिन हिंदुओं ने ममता बनर्जी के अत्याचार के बाद, पुलिसी अत्याचार के बाद तृणमूल के गुंडा बाहिनी और सांप्रदायिकता के चपेट करने वाले जो लोग हैं, इनसे ना भयभीत होकर के इलेक्शन कमीशन, सेंट्रल फोर्स, भारत के प्रधानमंत्री जी, इन तमाम लोगों को दूंगा कि उन्होंने लोकतंत्र में लोगों को मत देने का प्रयोग किया और जब लोगों ने मत दे करके एक मजबूत मैंडेट के साथ बीजेपी की सरकार बनाने के लिए जब हमको मैंडेट दिया है, ममता बनर्जी पचा नहीं पा रही है। ठीक है, मैं नवीन जी वापस आऊंगी। हाँ ठीक है, वापस आती हूँ। ट्विंकल जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। ट्विंकल जी मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी मैम, एक सबसे बड़ा जो फैक्टर है, देखिए अब शपथ होनी है, जो नतीजे आए हैं उनको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि अब विपक्ष है टीएमसी और एक हार हुई है एक लंबे वक्त बाद, तो शायद वो उनको एक्सेप्ट नहीं हो रही है। और ममता बनर्जी का जिस तरीके से राजनीति उनकी रही है या जिस तरीके से उनका प्रोफाइल है, थोड़ी सी अग्रेशन में वो रहती भी हैं। खैर, इसके अलावा मुख्य रूप से बात यह है, क्योंकि आप एक लॉ एक्सपर्ट हैं, यदि एक कहावत है कि रस्सी जल गई अटन नहीं गया। राखी जी, ये कहावत है, रस्सी जल गया लेकिन अटन नहीं गया है। सर ये आप कह अटन भी सकते बहुत हैं। जल्दी जाएगा उनकी 9 तारीख के बाद। ठीक है, देखेंगे। अब तो ट्विंकल जी, बड़ा सवाल है, क्योंकि आप एक लॉ की एक्सपर्ट हैं। अभी जो सिचुएशन है, यदि वो इस्तीफा देने से मना कर रही हैं, देखिए आगे जो सिचुएशंस होंगी वो तो होंगी, लेकिन एक लॉ एक्सपर्ट होने के नाते क्या अगला सिनेरियो बनता है? जैसे कि अभी नवीन जी ने भी कहा कि आज रात 12 बजे के बाद उनका जो टर्म है वो खत्म होता है, वो इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। 9 तारीख को एक नई सरकार शपथ के लिए तैयार है। इस बीच का सिनेरियो क्या होगा यदि ममता बनर्जी कल तक भी इस्तीफा नहीं देती है तो? सेक्शन आर्टिकल 164 जो है हमारे संविधान का, वो ये क्लियरली बताता है कि गवर्नर के पास पावर है कि वो सीएम को अपॉइंट भी कर सकता है और सीएम को स्टेप डाउन करने के लिए भी बोल सकता है। तो अभी इस सिनेरियो में अगर वो कल तक भी नहीं रेजिग्नेशन देती है या इस्तीफा देती है, तो वो फिर भी गवर्नर इस मामले में बीच में आके और उनको बोल सकता है कि आप स्टेप डाउन करें, ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ना हो। क्योंकि जब तक दूसरी लेजिस्लेटिव असेंबली तैयार नहीं होती, तब तक वो अपने ऑफिस कंटिन्यू कर सकती हैं, लेकिन एज अ सीएम उनको तब भी स्टेप डाउन करना पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है ये। आर्टिकल 164 क्लियरली ये बोलता है कि कोई भी आपकी मर्जी नहीं है कि आप ऑफिस को में कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर आप हारे हैं असेंबली में, तो आपको स्टेप डाउन तो करना ही पड़ेगा, और गवर्नर इस बीच में इंटरवीन करके गवर्नर नई लेजिस्लेटिव असेंबली को अपहोल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन मैम एक सवाल और भी है। मान लीजिए उसके बाद भी नहीं मानती है, क्योंकि हार तो गई हैं, उसके बाद भी नहीं मानती हैं, तो क्या एक कहते हैं ना कि एक बर्खास्तगी जो हम सुनते हैं, क्या ये हो सकता है? और यदि इस सिचुएशन में गए तो ये तो और अपने आप में एक रिकॉर्ड बनेगा। करेक्ट, लेकिन आज तक कभी हुआ नहीं है, तो होपफुली उससे पहले वो अपना इस्तीफा दे दे। लेकिन अगर इस तरीके से वो अपने डिसीजन पे अटल रही, तो उस केस में फिर गवर्नर स्टेप अप करके उनको बर्खास्त कर सकता है। बिल्कुल ठीक है मैम, अब ये देखना पड़ेगा कि आखिरकार ममता बनर्जी क्या करती हैं, इस पर क्या डिसीजन होता है। लेकिन ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू हो गया है। अच्छा, एक टाइम ड्यूरेशन की बात करें, जैसे रात 12 बजे तक की बात हो रही है, ऑलमोस्ट कितना टाइम? क्योंकि आज रात 12 बजे के बाद, अब एक तो नहीं है कि 12 बजे के बाद ही हो जाएगा, या तो आज ही भेज दें इवनिंग तक, या फिर हम यदि नेक्स्ट मॉर्निंग से काउंट करें तो कब तक इनको अपना रिजाइन दे देना चाहिए? जब तक शपथ नहीं लेते हैं अदर पार्टी, तब तक आप अपना इस्तीफा दे ही सकते हैं। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वो उसी दिन का खेल है, 10-12 घंटे का फर्क है, लेकिन हाँ, तब तक आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, वरना फिर वो बर्खास्त की नौबत आ सकती है गवर्नर पर। ठीक है, बिल्कुल। नवीन जी, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल राखी जी। नवीन जी, मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अभी जैसे एक चीज तो क्लियर हो गई कि उनको अपना रेजिग्नेशन देना ही पड़ेगा, नहीं देती हैं तो फिर गवर्नर के पास पावर है, वो बर्खास्त कर सकते हैं, लेकिन वो एक बड़ा रिकॉर्ड हो जाएगा यदि उनको बर्खास्त किया। तो उम्मीद है कि वो मान ही जाएंगी, लेकिन क्या आपको लगता है? राखी जी, हमारे ट्विंकल महेश्वरी जी हैं, जो हमारे लॉ के एक्सपर्ट भी है आपके पैनल्स में। भारत के राष्ट्रपति जी को, राज्य के गवर्नर को
और इलेक्शन कमीशन का ये अधिकार है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने पूरी चुनाव करा के हम जी हेलो हाँ नवीन जी बोलिए। बिल्कुल नवीन जी मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए बिल्कुल बिल्कुल राखी जी मैं सुन पा रहा हूँ। हम तो अनुरोध कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री से कि आपने जिस फेविकॉल के साथ अभी 15-20 केजी परसों उन्होंने फेविकॉल मंगवाया था और अपने घर के अंदर में फेविकॉल को कुर्सी को उन्होंने एकदम लगा दिया, उसी में बैठी हुई है। बढ़िया है कि गर्म पानी डाल के वो अपना चेयर छोड़े, जाके इस्तीफा गवर्नर हाउस में दे। और अब तो उनके घर को, और उनके घर में मैं ही इंचार्ज था भवानीपुर विधानसभा का, अब तो उनके घर में हमने चुनाव हराया है। एक भी वार्ड ऐसा नहीं रहा, वार्ड 63 हो, 70 हो, 72 71 73 हो, जिस उनके बूथ पे, उनके घर के बूथ पे हमने उनको चुनाव हराया है। ममता बनर्जी के पापों का परिणाम। बिल्कुल आप मुझे सुन पा रहे हैं राखी जी? हाँ बिल्कुल सुन पा रही हूँ। राखी जी ममता बनर्जी को उनके विधानसभा, उनके घर में घुस के हमने चुनाव हराया है। अब आप जनता के आक्रोश को समझ सकते हैं। बस्ती को कब्जा करना, बिल्डिंगों को कब्जा करना, हर घर के छतों पे जबरन जो है अनलीगल करना, कोई फ्लैट खरीदता है तो पैसा देना, कोई गाड़ी खरीदता है तो पैसा देना, कोई अपनी बिटिया की शादी करता है तो शादी में कितना खर्च हुआ उसके हिसाब से तृणमूल को पैसा देना, लोकल पुलिस को पैसा देना। दुनिया के अंदर में नाइजीरिया, सीरिया और लीबिया में वैसा नहीं होता होगा जो बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में चल रहा था। उसका एक अंत हुआ है। ममता बनर्जी का गुमान टूटा है, भ्रष्टाचार हुई है। और राकेश जी आश्चर्य करेंगे, रातों रात तृणमूल वाले खुद ही अपने पार्टी ऑफिस से जो है झंडा झंडा हटा दिए, बीजेपी का झंडा लगा दिए, शुभेंदु अधिकारी प्रधानमंत्री जी की फोटो लगा दी, खुद ही गुलाल लेके अपने माथे में लगा लिया। और पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के कब कार्यकर्ता बन गए, हम लोग को मालूम ही नहीं है। सारे तृणमूल वाले एक बड़ी संख्या जो है खुद ही जय श्री राम बोलने लगे। जय श्री राम बोलने के बाद में लोगों पर अत्याचार शुरू कर दिए। 9 तारीख को शपथ के बाद 10 तारीख को कलकत्ता पुलिस और बंगाल पुलिस उन तमाम तृणमूल के कार्यकर्ताओं को खबर लेगा जो 3 दिनों से उत्पात मचाए हुए हैं, तृणमूल के कार्यालयों का, लोगों के क्लबों को जबरन दखल करने में लगे हुए हैं। जो ममता बनर्जी का कैरेक्टर है, अभिषेक बनर्जी का कैरेक्टर है। और 21 तारीख को एक पलटा का चुनाव है जो इलेक्शन कमीशन ने दिया है। एक आतंकवादी सांप्रदायिक जहांगीर खान जो अभिषेक का पाला हुआ एक पॉलिटिशियन तृणमूल का था। मैं आपको चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, सारी नेशनल चैनल रहेगी उस विधानसभा में। 21 तारीख को अगर जहांगीर खान कहीं दिख गया तो आपके चैनल पे फिर मैं आऊंगा शाम के अंदर में। और हम 76% हिंदुओं की, सनातनी हिंदुओं की संख्या है उस पलटा में। हम 1 लाख मतों से जो है 1 लाख मतों से हम पलटा को जीतेंगे तो हमारा 208 सीट हो जाएगा। ममता बनर्जी की बुद्धिमानी इसी में है कि गवर्नर के पास जाएं, अपनी गलती को स्वीकार करें, राज्य से क्षमा याचना करें, महिलाओं से माफी मांगे, युवाओं से माफी मांगे, किसान मजदूर से माफी मांगे और अपना इस्तीफा देकर के विधानसभा में आकर के विपक्ष की भूमिका निभाए। ममता बनर्जी बिना पद की नहीं रह सकती हैं, क्योंकि आज तक उन्होंने मलाई लिया है, सिंडिकेट से पैसा उड़वाया है। तो राखी जी आश्चर्य करेंगे, अभी तक पिछले 3 दिनों में सैकड़ों की संख्या में लोग मिलने के लिए प्रयास कर रहे हैं जो इनको डेली के रूटीन में 10 करोड़ 5 करोड़ रुपए पहुंचाते थे। डेली का 100 करोड़ रुपए का कलेक्शन होता था। इस राज्य को किस ढंग से इन्होंने बर्बाद किया है। और ममता बनर्जी बोलती है लोगों को बिना काम के 6 बजे के बाद घर से नहीं निकलना चाहिए। भाई क्यों? एक हमारी महिला बिटिया, हमारी माताएं बहनें हिंदुस्तान की नागरिक नहीं है, हिंदुस्तान के संविधान ने उनको अधिकार नहीं दिया है। संवैधानिक अधिकार को ममता बनर्जी तोड़ के महिलाओं को डराने का काम कर रही थी। आखिर क्यों? यही कारण है कि ममता बनर्जी का इतना शराब। राकेश जी आप जब पूरा क्षेत्रवार संघ से पूरे बंगाल को देखेंगे, बंगाल का ऐसा कोई भी इलाका नहीं है, चाहे उत्तर बंगाल हो, राणबंगो जोन हो, मिदनापुर जोन हो, कलकत्ता महानगर हो, साउथ जोन हो, डायमंड हार्बर हो, हम तमाम इलाकों को ममता बनर्जी के तो सनातनी हिंदुओं ने जिस ढंग से उनको तोड़ने का काम किया है। ठीक है नवीन जी, ठीक है। ट्विंकल जी, एक कॉमन सा सवाल आता है जब इस तरह के सिनेरियो क्रिएट होते हैं अमूमन। ठीक है नवीन जी। राखी, मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूँ कि इस बंगाल में एक बार आइएगा। आप नहीं कर सकते कि दुनिया का जाएंगे, घर में जाके कॉल दबा के आपके बच्चों को घर से बाहर निकाल घुसे हुए हैं। हाल है, ताला तोड़ घुस गए। इनका अत्याचार और इनका जो के साथ जो सांप्रदायिकता का सोच था, आज इनके मुस्लिम कम्युनिटी के लोग
लाखों की संख्या में अपने घर पे झंडा लगा के बंगाल में बीजेपी ज्वाइन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है नवीन जी, आपका निमंत्रण स्वीकार है। जब जैसे मौका मिलेगा शपथ लीजिए, उसके बाद जरूर जब भी संभावनाएं बनी बंगाल जरूर आएंगे। बहुत लंबे समय से आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका निमंत्रण स्वीकार है। और फिलहाल रोक रही हूं ट्विंकल जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण बात है जब इस तरह का सिनेरियो आता है कि जहां हम लोकतंत्र और तानाशाही पर बात करते हैं, तो ये क्यों, जब लोकतंत्र है, पूरा प्रोटोकॉल है, पूरे संविधान में आर्टिकल दिए हुए हैं, मुझे लगता है एक लंबे समय से मुख्यमंत्री रही हैं बंगाल की, लंबे समय से राजनीति में सब कुछ जानती हैं और उन्हें यह भी पता होगा कि यदि वो इसके अगेंस्ट जाएंगी तो क्या हो सकता है। फिर भी ये सब कुछ जो क्रिएट हो रहा है, ये एक सवाल खड़ा करता है कि क्यों इतनी सीनियर लीडर होने के नाते क्या उनको यह शोभा देता है, या फिर इसको एक नाटकीय रूप के रूप में आप देखती हैं? कैसे आप इसको समझ रही हैं? देखिए, ऑफ कोर्स शोभा तो नहीं देता, इतने साल से वो मुख्यमंत्री रही हैं बंगाल की, तो अगर आप हारे हैं, भला है आप कुछ भी चार्जेस लगाएं, ईवीएम टैंपरिंग के उन्हें चार्जेस लगाए हैं, तो ठीक है। अगर उनको लगता है कि ईवीएम टैंपरिंग हुई है या जो भी, तो उसका भी एक प्रोसेस दिया हुआ है हमारे ही लॉ में, पूरा क्लियरली डिफाइन किया गया है कि उसको कैसे आप हैंडल करेंगे। लेकिन उसके बदले आप ये नहीं बोल सकते कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी क्योंकि ईवीएम टैंपरिंग हुई है, मैं हारी ही नहीं हूं। तो ये एक बहुत नाटकीय रूप ले लिया है इस बंगाल के इलेक्शन ने। और इसके पहले की अगर आप घटनाएं देखेंगे तो आई थिंक वो यहाँ पे लीड करती हैं, क्योंकि जितने भी केसेस अभी रिसेंटली बंगाल में हमने देखे हैं, वो पूरे इंडिया में उसकी बिल्कुल सराहना नहीं हुई है। उसके पूरे भारतवर्ष में उसकी हमने बल्कि त्रुटि ही की है, राइट। तो हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है अच्छे से। तो वही बात के वजह से आई थिंक ये नतीजा आया है बंगाल के इलेक्शन में भी, जो देखने को मिला है, जहां पे बीजेपी ने मेजॉरिटी में जीत हासिल करी है। अगर टैंपरिंग की भी बात करें तो टैंपरिंग कभी कम जगहों पे होती है, या जितने भी टैंपरिंग के केसेस भी हैं पहले के, बहुत कम में टैंपरिंग आप प्रूफ कर पाए हैं। और जबकि बंगाल तो आप ही का शहर है, मतलब आप ही का प्रदेश है, सॉरी शहर, आप ही का प्रदेश है, राइट। तो आपके रहते हुए टैंपरिंग होना बहुत डिफिकल्ट है, जहां तक मेरा मानना है। तो ये एक हार को बर्दाश्त नहीं करने वाला एंगल मुझे दिख रहा है कि वो, क्योंकि इतने सालों से वहां पे मुख्यमंत्री रही हैं, उनका एक तरफा राज चला है, अभी तक कोई दूसरी सरकार नहीं बना पाया है वहां पे उनके रहते। इसी वजह से आई थिंक उनको थोड़ा सेटबैक हुआ है इस बार हारने का, वो भी मेजोरिटी से, ये नहीं कि एक दो सीट से, वो भी मेजोरिटी से हारने का थोड़ा सेटबैक उनको सदमा लगा है। और इसी वजह से ये निर्णय वो ले रही हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। लेकिन वो कुछ भी करे, जैसे कि मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 164 क्लियरली बोलता है कि एट द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। प्लेजर ऑफ द गवर्नर मतलब कि अगर गवर्नर ने चाहा तो आपको वो बर्खास्त भी कर सकता है, वो निकाल भी सकता है। तो आपने अगर इस्तीफा नहीं भी दिया तो गवर्नर आपको, अगर आपने मेजोरिटी आपका नहीं है लेजिस्लेशन में, असेंबली में, तो फिर आपको निकाला जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। चलिए समय भी हो गया। इसी के साथ आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक बात तो साफ हो चुकी है, ममता बनर्जी को अपना इस्तीफा देना पड़ेगा। नहीं देंगी तो गवर्नर के पास पावर है, वो उनसे इस्तीफा ले सकते हैं। उसके बाद भी नहीं मानेगी तो बर्खास्तगी होगी, और यदि बर्खास्तगी तक नौबत आई तो ये अपने आप में रिकॉर्ड बनेगा। और इतने लंबे समय से क्योंकि मुख्यमंत्री रही हैं, तो नहीं लगता कि वो इस तरफ जाएंगी, इसलिए क्योंकि अपना खुद का एक उन्होंने जो राजनीति में कमाया है, जो बनाया है, नहीं लगता कि वो इन सब चीज़ों के पीछे खराब करेंगी। लेकिन ठीक है, ममता बनर्जी हैं, और इस वक्त क्योंकि नई हार है इतने लंबे समय के बाद, तो देखिए उनका क्या डिसीजन होता है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।